हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो ये जो भी वीडियो का 26 एपिसोड है, और अगर अब तक आपने इसके प्रीवियस एपिसोड नहीं देखे तो आई रिक्वेस्ट यू गाइस कि पहले आप इसके प्रीवियस एपिसोड देख लीजिए, तो आपको ये ड्रामा और भी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ड्रामे के स्टार्टिंग में ओयांग और लीदो साथ में बैठे होते हैं, तो ओयांग लीदो को बताता है कि ये जगह ओयांग के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल है। लीदो उससे कहता है कि ये जगह तुम्हारे लिए इतनी स्पेशल क्यों है, यहाँ तो ऐसा कुछ खास भी नहीं है। तो ओयांग उससे बोलता है कि ये जगह मेरे लिए इतनी स्पेशल इसलिए है क्योंकि मिया बचपन में यहीं रहा करती थी, और उसने मुझे ये भी बताया था कि उसका सबसे टफ टाइम यहीं पर ही बीता था। मुझे वो दिन भी अच्छे से याद है जिस दिन मिया ने मुझे अपनी कहानी बताई थी। उसने आज तक जितना भी दर्द सहा है ना, वो सारा दर्द उसकी आंखों में मुझे दिख रहा था। वो मुझे कह रही थी कि जब उसकी मॉम उसे इस अनाथालय में छोड़कर चली गई थी तो वो हमेशा उस खिड़की के सामने बैठी रहती थी और अपनी मॉम का वेट करती थी कि उसकी मॉम आएगी और उसको वहाँ पर से लेकर चली जाएगी। बट उसकी मॉम उसे कभी भी लेने के लिए आए नहीं, लेकिन उसके डैड उसको लेने के लिए आ गए। अपने डैड को देखकर मिया बहुत ही ज्यादा खुश हो गई और उसके बाद से वो अपने डैड के साथ रहती है। जिस दिन मिया ने मुझे अपनी कहानी सुनाई थी ना, उस दिन ही मैंने डिसाइड कर लिया था कि मैं इसी जगह पर मिया को कुछ बड़ा सरप्राइज दूंगा। और आज फाइनली मैंने मिया के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करने की सोची है। तुम मेरी हेल्प करोगे? तो लीदो उससे बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी हेल्प क्यों नहीं करूंगा। थोड़ी ही देर में ओयांग लीदो को वहाँ की पूरी डेकोरेशन दिखाता है जो कि लीदो को बहुत ही पसंद आती है। ये सब देखकर लीदो उससे बोलता है कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इतने अच्छे तरीके से डेकोरेशन भी कर सकते हो। फिर ओयांग लीदो से कहता है कि मुझे मिया को स्पेशल फील करवाना था, इसलिए मैंने उसके लिए ये सब चीजें की। आई होप कि ये सारा सरप्राइज मिया को पसंद आ जाए। तो लीदो उससे बोलता है कि तुमने इतनी मेहनत से ये सब उसके लिए प्लान किया है, उसे ये सब पक्का पसंद आ जाएगा। तो ओयांग उससे बोलता है कि आई एम सो सॉरी लीदो, मैंने तुम्हारे प्रोजेक्ट के बारे में अपने डैड से बोला था। उन्होंने मुझे तुम्हारे साथ काम करने के लिए हाँ तो बोल दिया था, लेकिन उन्होंने मेरे सामने कुछ शर्त लगी थी जो शर्त मैं तुम्हें बता नहीं सकता हूँ। फिर लीदो उससे बोलता है कि तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं समझ सकता हूँ, बिजनेस बिजनेस होता है। थोड़े ही देर में ओयांग लीदो को बताता है कि उसने इस जगह को 1 साल के लिए रेंट पर लिया है। ये सब सुनकर लीदो काफी हैरान हो जाता है और ओयांग से कहता है कि तुमने सिर्फ 1 दिन के लिए इस जगह को पूरे 1 साल के लिए बुक करा दिया, तुम्हें नहीं लगता है कि तुम कुछ ज्यादा ही खर्चा कर रहे हो? तो ओयांग उससे बोलता है कि हाँ, मैंने इसे पूरे 1 साल के लिए रेंट पर लिया तो है, लेकिन मैंने इसे कुछ पर्पज के लिए लिया है। आज जब मैं मिया को प्रपोज कर दूंगा तो उसके बाद हम यहाँ पर लोगों की हेल्प करेंगे। तो लीदो से बोलता है कि तुम्हें मानना पड़ेगा, जब से तुम मिया के साथ रिलेशनशिप में आए हो तब से तुम पूरी तरीके से चेंज हो गए हो। पहले तो तुम्हें अपनी कुछ होश खबर नहीं रहती थी, लेकिन अब तो तुम लोगों के बारे में भी सोचने लग गए हो। आई नो कि तुमने ये सब मिया से सीखा है ना, वो भी बिल्कुल ऐसी है। तो ओयांग उसकी बातों पर हंसने लग जाता है और उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही किया, बट तुम्हें मेरी एक और हेल्प करनी होगी। तुमको मिया को मेरे ऑफिस से यहाँ पर तक लेकर आना पड़ेगा और उसको कहीं पर से भी ये पता मत चलने देना कि मैं उसे सरप्राइज देने वाला हूँ। जैसा कि आप सभी को पता ही है कि लीदो भी मिया को पसंद करता था, लेकिन वो ये बात ओयांग को नहीं बताता है। और वो ओयांग से कहता है कि अगर मैं मिया को इस तरीके से अकेले लेकर आऊंगा तो बहुत ही अजीब लगेगा। एक काम करो कि तुम इस काम को करने के लिए किसी और को बोल दो। तो ओयांग उससे बोलता है कि मुझे तुमसे ज्यादा भरोसा किसी पर भी नहीं है, इसीलिए तो मैंने तुम्हारे अलावा ये बात किसी को भी नहीं बताई है। अब तुम प्लीज जल्दी से मिया को यहाँ पर लेकर आ जाओ। जब ओयांग लीदो को इतना फोर्स करता है तो लीदो को उसकी बात माननी ही पड़ती है और वो मिया को लेने के लिए चला जाता है। थोड़े ही देर में मिया जब खाना खा रही होती है तभी वहाँ पर लीदो आ जाता है। तो मिया लीदो से कहती है कि आप इस टाइम पर यहाँ पर? ओयांग तो आज यहाँ पर नहीं है और उसने मुझे कहा था कि आज वो ऑफिस आएगा भी नहीं। आप एक बार ओयांग को कॉल करके उससे बात कर लो, मुझे खुद नहीं पता है कि वो कहाँ जा रखा है। तो लीदो से बोलता है कि मैं यहाँ पर ओयांग से मिलने के लिए नहीं बल्कि तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। तो मिया उनसे बोलती है कि आप मुझसे मिलने के लिए यहाँ पर क्यों आए हैं? अरे आप लंच के टाइम पर आई है तो आपने लंच भी नहीं किया होगा ना। चलो आप और मैं किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं, हमारे ऑफिस के सामने ही एक रेस्टोरेंट है जहाँ पर बहुत ही टेस्टी खाना मिलता है, मैं आपको वहाँ पर लेकर चलती हूँ। दूसरी तरफ मिया की आंटी दोबारा से जुआ खेलने के लिए चली जाती है और अब की बार वो ऐसे ही नहीं बल्कि पूरी प्लानिंग से जुआ खेलने के लिए जाती है। थोड़ी ही देर में चीटिंग करके वो काफी सारे पैसे जीत भी जाती है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। लेकिन कुछ ही देर बाद उनमें से एक लड़के को पता चल जाता है कि मिया की आंटी चीटिंग कर रही है, जिसके बाद वो मिया की आंटी से बोलते हैं कि तुम तो हमेशा हमारे साथ खेलती हो, तो तुमने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? ऐसे ही कहकर वो मिया की आंटी से अपने पैसे तो ले लेते हैं, लेकिन उससे और भी ज्यादा पैसे मांगते हैं। ये सब सुनकर मिया की आंटी बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और सोचने लग जाती है कि पहले ही उसकी वजह से उसका भाई भी फंस चुका है और अगर उसने अपने भाई को इस बारे में बताया तो गुंडों से पहले उसका भाई उसे मार देगा। दूसरी तरफ मिया लीदो को लंच करने के लिए बोलती है तो लीदो को लंच बहुत ही पसंद आता है। थोड़ी ही देर बाद लीदो मिया को बताता है कि 2-3 दिन पहले उसको दोरन का कॉल आया था और दोरन उसको बता रही थी कि उसकी मॉम बिल्कुल ठीक है और उनके सारे प्रॉब्लम्स भी सॉल्व हो गए। तो ये सब सुनकर मिया बहुत ज्यादा खुश होती है और लीदो से बोलती है कि थैंक गॉड दोरन की मॉम अब ठीक हो गई। ये सब सुनकर लीदो उससे बोलता है कि वो सिर्फ दोरन की मॉम थोड़ी है, तुम्हारी भी तो मॉम है।
तुम्हें उन्हें अपनी मम्मी बोलना चाहिए। तो मिया उनसे बोलती है कि सच बताऊं तो मुझे उनको मॉम बोलने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है, इसलिए मैं उन्हें कभी भी मॉम नहीं बोलूंगी। बाय द वे लीतो, थैंक यू सो मच, तुमने मेरी बहन की हेल्प की। तो लीतो उससे बोलता है कि मैं तुमसे भी कहता हूँ और तुम्हारी बहन से भी कहता हूँ कि तुम्हें मुझे थैंक यू बोलने की कोई भी जरूरत नहीं है, और तुम एक बार दुरन से भी बोल देना कि उसे मुझे पैसा लौटाने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो पैसे किसी गलत काम में थोड़ी यूज हो रहे हैं, अच्छे काम में तो यूज हो रहे हैं। और वैसे भी तुम मेरी दोस्त हो, तो तुम्हारी मॉम को ट्रीटमेंट के लिए पैसे देना ये कुछ गलत बात थोड़ी है। फिर लीतो उससे बोलता है कि तुमने दुरन के बारे में अपने डैड को बताया। तो मिया उनसे कहती है कि नहीं, मैंने इस बारे में अपने डैड को कुछ भी नहीं बताया, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि वो इस बारे में और भी ज्यादा टेंशन ले। पहले उन्हें मेरी इतनी ज्यादा टेंशन हुई रहती है, जैसे उन्हें पता चलेगा कि मुझे मेरी मॉम और मेरी बहन भी मिल गई है तो उनको उनका भी खर्चा उठाना पड़ेगा, और पहले ही हमारे पास पैसों की बहुत ज्यादा कमी है, और मैं अपने डैड से बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उनको कोई भी परेशानी नहीं दूंगी। तो जब वो इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी मिया को उसकी आंटी का कॉल आ जाता है, और वो रोते हुए मिया को अपने पास बुलाती है, और मिया को अपने साथ कुछ पैसे लेकर आने के लिए भी बोलती है। ये सब देखकर मिया कुछ भी नहीं सोचती है और वहाँ पर से फटाफट से चली जाती है। जैसे ही मिया वहाँ पर आती है तो उसकी आंटी उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें पैसे लेकर आने के लिए कहा था ना, तुम पैसे क्यों नहीं लेकर आई, और ओयांग कहाँ पर है, तुम इस लड़के के साथ क्या कर रही हो, तुम्हें ओयांग के साथ होना चाहिए था, उसे यहाँ पर लेकर आती। तो मिया उनसे बोलती है कि आप रो क्यों रही थी और आपको इतने सारे पैसों की अचानक से जरूरत क्यों पड़ गई, क्या आप ठीक है ना। तो उसकी आंटी उससे बोलती है कि ये लड़के मुझसे पैसे मांग रहे हैं, इसलिए मैं तुमसे पैसे लेकर आने के लिए कह रही थी, अब जल्दी से तुम ओयांग को कॉल करो और उसको कुछ पैसे लेकर आने के लिए कहो। तो मिया उनसे बोलती है कि मैं ओयांग को क्यों कॉल करूं और उससे पैसे क्यों मांगू, एक सेकंड, ये आपको परेशान कर रहे हैं ना, मैं अभी पुलिस को कॉल लगाती हूँ। जैसे ही मिया ये कहती है तभी वहाँ पर एक गुंडा आता है और वो मिया को धक्का मार देता है। ये सब देखकर लीतो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और उसके बाद वो गुंडों की बहुत ज्यादा धुलाई भी करता है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उनसे बोलता है कि तुमने हमारे गुंडों को क्यों मारा, अगर तुम्हें मारना ही है तो तुम अपनी इस आंटी को मारो, क्योंकि जुआ खेलने के लिए ये यहाँ पर आई थी, हमने इसको नहीं बुलाया था, और एक बार के लिए ये हमसे ऐसे ही हारती तो हम इसे जाने भी देते, लेकिन तुम्हें पता है इसने हमारे साथ गेम में चीटिंग की थी। एक तो तुम खुद ही हमारे एरिया में आ रहे हो, हमें चुनौती दे रहे हो और उसके बाद हमारे साथ चीटिंग भी कर रहे हो, तो ये सब देखकर हमें गुस्सा नहीं आएगा क्या। उस गुंडे की ये सारी बातें सुनने के बाद मिया की आंटी को बहुत ज्यादा शर्म आती है और वो मिया से कुछ बात ही नहीं कर पाती है। तभी वो गुंडा मिया की आंटी से बोलता है कि तुमने हमारे साथ बहुत ही बुरा किया, अब तुम देखो हम तुम्हारे छोटे से स्टॉल में हमेशा अपने गुंडे भेजेंगे ताकि वो तुम्हें परेशान कर सके। तो लीतो उसे बोलता है कि इस तरीके से तुम एक औरत को डरा रहे हो, तुम्हें बिल्कुल भी शर्म नहीं आती है, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं तुम्हें पैसे दे दूंगा, लेकिन आज के बाद तुम कभी भी इसको और मिया को परेशान मत करना। मिया की आंटी को लगता है कि लीतो बहुत ही गरीब है और उसके पास कुछ भी पैसे नहीं है, ये सिर्फ ऐसे ही बोल रहा है ताकि वो उसको वहाँ पर से जाने दे। इसलिए मिया की आंटी उस गुंडे से कहती है कि तुम टेंशन मत लो, इस लड़की का बॉयफ्रेंड है ना जो वो बहुत अमीर है और वो यहाँ पर जल्दी आके तुम्हें तुम्हारे सारे पैसे दे देगा, प्लीज तुम ऐसा कुछ भी मत करना और हमें यहाँ पर से जाने दो। तो वो गुंडा मिया की आंटी की बात सुनकर बोलता है कि तुम्हारी बातों पर तो अब हमें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो लीतो उससे बोलता है कि अच्छा, इनकी बातों पर तुम्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, अभी मैं तुम्हें अपनी बातों पर भरोसा दिलवाता हूँ। ऐसा ही क्या कर लीतो उस गुंडे के सामने उससे भी बड़े गुंडे का नाम लेता है और उससे बोलता है कि तुम इसको जानते हो। तो वो गुंडा उससे बोलता है कि हाँ, इसको कौन नहीं जानेगा, यही तो हमारा बॉस है। तो लीतो उससे बोलता है कि एक सेकंड, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ, और ऐसे ही कहकर वो अपना फोन चेक करने लग जाता है, लेकिन उसको अपना फोन नहीं मिलता है। थोड़ी ही देर में वो मिया से उसका फोन मांगता है तो मिया उसे बोलती है कि मेरा फोन भी कार में छूट गया है। तभी मिया की आंटी अपने बैग से अपना फोन निकालती है और लीतो को अपना फोन दे देती है, और उसके बाद लीतो उसी गुंडे को फोन मिलाता है। तो ये सब देखकर पहले तो उस गुंडे को ये सब एक नाटक लगता है, बट जब वो फाइनली अपने बॉस की आवाज सुनता है तो उसे लीतो की बातों पर विश्वास हो जाता है, और उसके बाद वो लीतो से कहता है कि आप मेरे बॉस के दोस्त हो, इसका मतलब कि आप मेरे भी दोस्त हो, अब आपको मुझे एक भी पैसा देने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पर से जा सकते हैं। तो लीतो उससे बोलता है कि तुम्हारे गुंडों को मैंने मारा है ना, इसीलिए उनको अब हॉस्पिटल तो जाना ही होगा, तो तुम ये पैसे ले लो, उनका सारा खर्चा उठा लेना। पहले तो वो गुंडा लीतो से पैसे लेने के लिए मना करता है, लेकिन उसके बाद वो फाइनली लीतो से पैसे ले ही लेता है। लीतो की फाइटिंग और रॉब देखकर मिया की आंटी तो लीतो की फैन ही हो जाती है। दूसरी तरफ ओयांग बार बार मिया को और लीतो को कॉल कर रहा होता है, लेकिन वो दोनों उसका कॉल ही नहीं उठाते हैं। तो ये सब देखकर ओयांग को उनकी बहुत ज्यादा टेंशन होने लग जाती है। थोड़ी ही देर में मिया की आंटी लीतो से कहती है कि थैंक यू सो मच हमारी हेल्प करने के लिए, अगर आज तुम नहीं होते तो वो तो हमें मार ही डालते। बाय द वे, तुम्हें मुझे मिया की तरह आंटी बोलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम सेम ही एज के, इसीलिए तुम मुझे मेरे नाम से भी बुला सकते हो। बाय द वे, तुमने मेरी जान बचाई है, इसलिए मैं तुम्हें डिनर कराना चाहती हूँ। तो ये सब सुनकर लीतो उससे बोलता है कि मुझे डिनर नहीं करना है, एक्चुअली में आज हमारा कुछ प्लान है, इसीलिए हमें यहाँ पर से जल्दी जाना होगा। तो ये सब सुनकर मिया की आंटी उसकी बात ही मानती है और उसको अपने साथ डिनर करने के लिए फोर्स करने लग जाती है। तभी मिया को गुस्सा आता है और वो अपनी आंटी से कहती है कि हमें कहीं जाना है, इसलिए आप प्लीज यहाँ पर से चली जाइए। थोड़ी देर बाद मिया लीतो को थैंक यू बोलती है उन दोनों की जान बचाने के लिए, और उससे कहती है कि अगर आज तुम मेरे साथ नहीं आए होते तो वो गुंडे पता नहीं हमारे साथ क्या कर देते।
बाय द वे मैं अपनी आंटी के बिहेवियर के लिए आपसे माफी मांगना चाहती हूँ, वो ऐसे ही है बचपन से। तो लीडो उससे बोलता है कि तुम्हारी आंटी जुआ खेलती है, इसलिए जितना जल्दी हो सके तुम्हें ये सारी बातें अपने पापा को बता देनी चाहिए ताकि तुम्हें आगे कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मिया उससे बोलती है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मैं आज घर पे जाते ही अपने पापा को इस बारे में सब कुछ बता दूंगी। थोड़ी ही देर में ओयांग लीडो को कॉल करता है और फाइनली लीडो कॉल उठा लेता है। तो ओयांग लीडो से बोलता है कि तुम उतनी देर से कहाँ पर थे, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रहा था। फिर लीडो उससे बोलता है कि कोई जरूरी काम आ गया था इसलिए मैंने तुम्हारा कॉल नहीं उठाया। बाय द वे हम दोनों रास्ते में ही हैं, हम दोनों अभी आ रहे हैं। थोड़ी ही देर में जिस हॉस्पिटल में दोरन की मॉम एडमिट होती है वहाँ पर कुछ न्यूज रिपोर्टर आते हैं और वो दोरन के फ्रेंड को घेर कर उससे क्वेश्चन पूछने लग जाते हैं। तो दोरन का फ्रेंड उनसे बोलता है कि मेरी फोटो टीवी पर तो आएगी ना। तभी वो लड़की उनसे बोलती है कि हाँ तभी तो हम आपका इंटरव्यू ले रहे हैं। ये सब सुनकर दोरन का फ्रेंड बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और उनको इंटरव्यू देने लग जाता है और वहाँ पर अपनी तारीफ भी करने लग जाता है कि किस तरीके से उसने उन सभी को बचाया था। तभी वहाँ पर दोरन भी आ जाती है। जैसे ही वो रिपोर्टर्स दोरन को देखते हैं तो वो उससे एक ही साथ बहुत सारे सवाल पूछने लग जाते हैं। दोरन उनके एक भी सवाल का जवाब नहीं देती है और वहाँ पर से चुपचाप चली जाती है। कुछ ही देर बाद दोरन की मॉम दोरन के पास आती है और उससे बोलती है कि ये सारे बाहर पर ओयांग की बात कर रहे थे ना, क्या ये वही ओयांग है जिसके पापा की ओयू कंपनी है। तो दोरन उनसे बोलती है कि हाँ बट आप उसको कैसे जानती है, वो तो यहाँ पर रहता भी नहीं है, वो तो चाइना में रहता है। दूसरी तरफ ली दो मिया को उसकी जगह पर ड्रॉप कर देता है और उससे कहता है कि अब तुम्हारी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट है इसलिए तुम जल्दी से अंदर जाओ, ओयांग तुम्हारा वेट कर रहा है। तो मिया उससे बोलती है कि ये जगह तो वही है जहाँ पर मेरी मॉम मुझे छोड़कर आई थी। थोड़े ही देर बाद वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ अंदर आती है और जैसे ओयांग को देखती है तो वो उससे बोलती है कि ये सारी तैयारियां तुमने की है मुझे इम्प्रेस करने के लिए। तो ओयांग उससे बोलता है कि हाँ तुम्हें ये सरप्राइज कैसा लगा। तो मिया उससे बोलती है कि ये सरप्राइज मुझे बहुत 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 प्यारा लगा है, सच में आज का दिन मेरे लिए बहुत ही ज्यादा प्यारा है। थोड़ी ही देर बाद ओयांग मिया को अपने हाथों से बनी हुई ड्राइंग दिखाता है जिसमें कि उसने उन सारे पलों की ड्राइंग बनाई होती है जब वो मिया के साथ था। उन सारी फोटोज को देखकर मिया उनसे बोलती है कि तुम्हें ये सारी बातें याद है अब तक। तो ओयांग उससे बोलता है कि तुम्हें याद है कि हम फर्स्ट टाइम कब मिले थे। तो मिया उससे बोलती है कि मुझे अच्छे तरीके से याद है, जब मैं अपने कैफे के बाहर पर खड़ी हो रखी थी तभी तुम मेरे ऊपर से एक छलांग मारकर भी गए थे। उस दिन तो मुझे ऐसा लगा था कि तुम मुझे मार ही डालोगे। सच में जब भी मैं अपने पुराने दिनों को याद करती हूँ ना तो मैं बस यही सोचती हूँ कि मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे। दूसरी तरफ दोरन की मॉम उसको अपने पहले की स्टोरी बताती है और उससे बोलती है कि जब मैं कॉलेज में थी तो मुझे बहुत सारे लड़के पसंद किया करते थे और मुझे हमेशा बुके दिया करते थे, चॉकलेट दिया करते थे, लेकिन मैं कभी भी उनके गिफ्ट एक्सेप्ट नहीं करती थी। बट तभी मेरी लाइफ में एक लड़का आया जिसे मैं बहुत ज्यादा पसंद करने लग गई थी और मैंने डिसाइड किया था कि कुछ भी हो जाए मैं शादी उससे ही करूंगी। उसने भी मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो शादी मुझसे ही करेगा और इस तरीके से हमने 4 साल तक एक दूसरे को डेट किया। बट फाइनली लास्ट में उसने मुझे धोखा दे दिया। उसको डिवोर्स देते हुए मेरे हाथ बिल्कुल भी नहीं कांपे और ये मेरी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन था। ये सब सुनकर दोनों उनसे बोलती है कि मॉम आप किस आदमी के बारे में बात कर रही हैं? कौन था जिसने आपको धोखा दिया था और जिससे आपकी शादी हुई थी? ये सब सुनकर उसकी मॉम मुझसे बोलती है कि जिससे मेरी शादी हुई थी और जिसने मुझे धोखा दिया था वो कोई और नहीं था बल्कि था ओयांग का डैड। ये सब सुनकर दोरन बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है। थोड़ी ही देर में ओयांग मिया को एक रिंग देता है और उससे बोलता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, अब चाहे मेरी फैमिली वाले मुझे कितना भी ज्यादा मना कर ले लेकिन मैं तुम्हारे साथ शादी करूंगा। उस रिंग को देखकर मिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वहीं पर ही रोने लग जाती है। तो ओयांग उससे बोलता है कि अब तुम्हारी आंखों में कभी भी आंसू नहीं आएंगे। थैंक यू सो मच, तुमने मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो ना तब से मेरे साथ बस अच्छा ही होता जा रहा है, इसीलिए प्लीज अब तुम मेरे साथ कभी भी मत छोड़ना। और ऐसा ही कहकर वो मिया के हाथ में वो रिंग पहना देता है। ये सब देखकर मिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब मिया उठती है तो वो दिन उसके लिए बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होता है क्योंकि उस दिन उसके हाथ में ओयांग की पहनाई हुई रिंग जो थी। थोड़ी ही देर बाद मिया को अपने नेकलेस की याद आती है और वो उस टेबल पे जाकर अपने नेकलेस को चेक करने लग जाती है लेकिन उसको वहाँ पर अपना नेकलेस कहीं पर भी नहीं दिखता है। कुछ ही देर में मिया ओयांग से कहती है कि आज तुमने मुझे इस तरीके से फॉर्मली तैयार होने के लिए आने के लिए कहा तो मैं तैयार होकर आ गई, लेकिन तुम मुझे बताओ तो हम जा कहाँ रहे हैं? एक सेकंड, आज सैटरडे, इसका मतलब कि तुम मुझे सीयू की पार्टी में ले जा रहे हो ना? तो ओयांग कहता है कि तुमने बिल्कुल सही सोचा, आज मैं सभी के सामने हम दोनों के रिलेशन के बारे में सबको बताने वाला हूँ। तो मिया उससे बोलती है कि तुम पागल हो गई हो, वहाँ पर हमारी कंपनी के सारे लोग आए होंगे, इवन सारे बिजनेसमैन भी वहाँ पर होंगे, इसीलिए अभी राइट टाइम नहीं है कि हम अपने रिलेशनशिप को सबके सामने बताएं। हम कुछ टाइम तक रुक जाते हैं, उसके बाद हम सभी को अपने रिलेशन के बारे में बता देंगे। मिया के इतने सब कुछ कहने के बाद भी ओयांग उसकी एक बात भी नहीं सुनता है। तो उसके बाद मिया उससे बोलती है कि रुको, मुझे वॉशरूम आ रही है, प्लीज कार रोको। तो ओयांग कहता है कि हम सीयू के घर पे पहुंचने वाले, तो वहाँ पर ही वॉशरूम जा लेना। तो मिया उससे बोलती है कि प्लीज जल्दी से रोको, मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ। तो मिया की ये सारी बातें सुनकर फाइनली ओयांग को अपनी कार रोकनी पड़ती है। दूसरी तरफ लीदो के डैड ओयांग के डैड से बोलते हैं कि भले ही हम दोनों के बच्चों की शादी आपस में नहीं हो पा रही है तो क्या हो गया, उनकी वजह से हम अपनी पुरानी दोस्ती कभी भी खराब नहीं करेंगे और तुम मेरे हमेशा बहुत ही अच्छे दोस्त रहोगे। जब वो दोनों इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर सीयू आ जाती है और वो ओयांग के डैड से पूछती है कि
अंकल ओयांग यहाँ पर नहीं आया। तो ओयांग के डैड सियू से कहते हैं कि वो पार्टी में आने के लिए तैयार तो हो गया था, अभी रास्ते में ही होगा शायद। थोड़ी ही देर में जैसे ही ओयांग कार रोकता है वैसे ही मिया कार से बाहर निकल जाती है और वहाँ पर से भागकर चली जाती है। ओयांग को तो पहले से ही पता था कि मिया ऐसा ही कुछ करने वाली है, इसलिए वो भी मिया के पीछे पीछे अपनी कार को लेकर चला जाता है। थोड़ी ही देर में वो मिया के आगे अपनी कार को लेकर आता है और उससे बोलता है कि तुम इस तरीके से भाग क्यों रही हो, हम अपने रिलेशन को सबके सामने बता रहे हैं, इसमें गलत क्या है। तुम बिल्कुल भी डरो मत, आज ही टाइम है कि हम सबको अपने बारे में बता सकते हैं। बाय द वे तुम मुझ पे बिलीव रखो, चाहे कुछ भी हो जाए मैं तुम्हारा साथ कभी भी नहीं छोड़ूंगा। ओयांग की बातें सुनकर मिया ओयांग के साथ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाती है। दूसरी तरफ सीयू के डैड सीयू को ओयांग के मॉम डैड के सामने इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उनसे कहते हैं कि ये मेरी बेटी है और इसी ने ही आपके बेटे के प्रोजेक्ट में मुझे हेल्प करने के लिए कहा था। और इसी तरीके से वो ओयांग के मॉम डैड से कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी को एक बहुत ही अच्छा लड़का मिल जाए। मेरे पास सब कुछ तो है, बस मुझे एक बहुत ही अच्छा दामाद चाहिए मेरी बेटी के लिए, तब मैं बहुत ही ज्यादा रिलैक्स फील करूंगा। ये सब सुनकर ओयांग के डैड सीयू के डैड से बोलते हैं कि सीयू का अब तक कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तो सीयू के डैड बोलते हैं कि नहीं, मेरे बेटे का आज तक कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं बना है। प्रपोजल तो उसको बहुत ज्यादा आए हैं लेकिन उसने आज तक किसी का भी प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया है। बट मैंने अपनी बेटी सीयू को आपके बेटे ओयांग की तारीफ करते हुए बहुत बार सुना है। आज तक उसने कभी भी मेरे सामने किसी लड़की की इतनी ज्यादा तारीफ नहीं की है जितनी तारीफ उसने ओयांग की है। ये सब सुनकर सीयू ओयांग के डैड से बोलती है कि अंकल मेरे पापा से मजाक कर रहे हैं, ओयांग और मैं बस फ्रेंड्स हैं, इससे ज्यादा और कुछ भी नहीं। जब वो सभी इसी तरीके से बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पर ओरे के डैड आ जाते हैं। जैसे ही ओरे की मॉम ओरे के डैड को देखती है तो वो फटाफट से ओरे के डैड के पास चली जाती है और उनसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम्हें इस पार्टी में आने के लिए किसने कहा। फिर ओरे के डैड उससे बोलते हैं कि मुझे यहाँ पर आने के लिए चैंजे ने कहा था और मुझे तो ये भी नहीं पता था कि यहाँ पर पार्टी हो रही है। तो ओरे की मॉम बोलती है कि उस चैंजे ने आपको यहाँ पर क्यों बुलाया, आपको पता है ना कि अगर आपको किसी ने भी यहाँ पर देख लिया तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दूसरी तरफ लीदो के डैड उससे बोलते हैं कि मैंने ओयांग के डैड से इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करने की कोशिश की थी लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा था कि वो हमारी मदद नहीं करना चाहते हैं, अब हम क्या करेंगे। तो लीदो अपने डैड से बोलता है कि डैड आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, मुझे इस बारे में पहले से ही पता था, इसलिए मैंने कुछ और प्लान भी तैयार किया है। थोड़ी ही देर में जब लीदो के मॉम डैड वहाँ पर चले जाते हैं तो वे अपने भाई से बोलती है कि भैया ये सीयू कितनी ज्यादा बदतमीज है, देखो किस तरीके से ओयांग के डैड के सामने इतना अच्छा होने का दिखावा कर रही है। मैं आपको पहले ही बता देती हूँ, सीयू ना ओयांग को पसंद करती है, इसकी हरकतों को देखकर कोई भी बता देगा। फिर लीदो वैसे कहता है कि तुमको हमेशा ऐसा क्यों लगता है कि सारी लड़कियां इस दुनिया में ओयांग को ही पसंद करती है, और वैसे भी तुम भी तो ओयांग को पसंद करती थी, अब तुम उसे पसंद नहीं करती हो क्या। तो वे उससे बोलती है कि मैं ओयांग को पसंद नहीं करती हूँ और मेरे पास इतना फालतू टाइम नहीं है कि मैं उस पर डोरे डालूं, और वैसे भी अब तो वो मिया का हो गया है, इसलिए मैं कभी भी उसे इस नजर से अब देखती नहीं हूँ। दूसरी तरफ मिया ओयांग से कहती है कि मुझे अंदर जाने में बहुत ही ज्यादा डर लग रहा है, आई थिंक मुझे इस रिंग को निकाल देना चाहिए। फिर ओयांग उससे बोलता है कि मिया मैंने कहा ना कि तुम्हें डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ और मैं फाइनली अब सबको ये बताना चाहता हूँ कि तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो। और ऐसा ही कहकर वो मिया का हाथ पकड़ता है और उसे सबके सामने लेकर चला जाता है। तभी वहाँ पर सीयू आ जाती है और सीयू मिया से कहती है कि मैंने तुम्हें इस पार्टी में इसलिए नहीं बुलाया था क्योंकि मुझे पता था कि तुम इस पार्टी में बोर हो जाओगी। तो मिया उससे बोलती है कि मुझे पता था तुम इसलिए मुझे इस पार्टी में नहीं बुलाओगी। तो ओयांग सीयू से कहता है कि तुमने इसे पार्टी में नहीं बुलाया था ना, इसलिए ये आ भी नहीं रही थी, मैं ही जबरदस्ती कर इसको इस पार्टी में लेकर आया। ओयांग के डैड जब देखते हैं कि ओयांग ने मिया का हाथ पकड़ रखा है तो ये सब देखकर उनको बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, बट वो सबके सामने ओयांग को कुछ भी नहीं कहते हैं। थोड़ी ही देर में सीयू अपने डैड को मिया से इंट्रोड्यूस करवाती है और उनसे कहती है कि यही मेरी दोस्त है जो मेरे साथ फ्रांस में पढ़ा करती थी और इसी ने मेरा वहाँ पर बहुत ही ज्यादा ख्याल भी रखा था। ये सब सुनकर मिया सीयू के डैड से बोलती है कि मैंने ही सिर्फ सीयू का ख्याल नहीं रखा था बल्कि सीयू ने भी मेरा बहुत ज्यादा ख्याल रखा था, मुझे जब भी उसकी जरूरत पड़ी थी तो वो हमेशा मेरे साथ खड़ी हो जाती थी। थोड़ी ही देर में ओयांग सीयू को बताता है कि आज वो बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि मिया ने उसका प्रपोजल एक्सेप्ट कर दिया और उसके बाद वो मिया के हाथ पर जो रिंग होती है वो सीयू को दिखाता है। ये सब देखकर सीयू को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। थोड़ी देर में ओयांग मिया को अपने डैड से मिलवाने के लिए ले जाता है बट उसके डैड उसके सामने से ही उससे बिना बात किए हुए चले जाते हैं। ये सब देखकर ओयांग को बहुत ही ज्यादा बुरा लगता है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही, बाकी का ड्रामा मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में सुनाऊंगी, तब तक के लिए बाय।